जी आदित्य, आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर? मेरी आवाज अगर आपको क्लियर आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर। यस सर। गुड गुड ठीक इवनिंग है। सर। आदित्य नहीं कर रही क्लास ज्वाइन अभी? सर वो यहीं मतलब थोड़ी देर में करेंगी क्लास, अभी वो बाहर है। ठीक है, ठीक है। शायद थोड़ी देर में आ कोई जाएंगे। डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। है ना? उनका वैसे भी फर्स्ट डे, तो अभी उनका दूध भात चलेगा कुछ दिन। ठीक है, दूध भात मतलब बहुत ज्यादा उनके ऊपर हम मुश्किलें नहीं डालेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, धीरे धीरे करके डालेंगे। ठीक है। तो देखो, आज 11 जून है और 11 जून में सबसे इम्पोर्टेंट डे क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले यूएन डेजिग्नेटेड डे, इसलिए हम लोगों को याद रखना है। किस पर्पस के लिए होता है? अच्छा, इस साल की थीम भी यही है, प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड को बचाए रखने के लिए यूनेस्को और यूनिसेफ के काम को फैसिलिटेट यानी कि ऑब्जर्व करने के लिए ये आज का दिन मनाया जाता है। ठीक है। और इसका पर्पस है कि जो प्ले है, जो खेल है, जो गेम्स है, जो स्पेशली जिसको प्ले बोलते हैं, वो क्या है? वो सिर्फ फन नहीं है, वो चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली न्यूज देखते हैं। सबसे पहली न्यूज कह रही है, रिप्रेजल अटैक्स विल कंटिन्यू। कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। तो वेस्ट एशिया वॉर जो है और ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है। क्या कह रहा है ये आर्टिकल? कह रहे हैं कि द यूएस लॉन्च एयर स्ट्राइक आफ्टर अमेरिकन मिलिट्री हेलीकॉप्टर वॉज ब्रॉट डाउन नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इन्होंने, ईरानियंस ने, आईआरजीसी ने मार गिराया, तो इन्होंने रिटेलिएट किया। और उसके रिटेलिएशन में फिर ईरान ने रिटेलिएट किया। देखो, इंपॉर्टेंट लोकेशन तो है ही, आप लोगों को पता ही है इस लोकेशन के बारे में सब कुछ, कि पर्शियन गल्फ है, ओमान की खाड़ी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। तो ये सारा का सारा ट्रेड और शिपिंग रूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बंद होने से अभी पिछले काफी समय से हमारे देश में भी समस्या चल रही है। आप लोग जानते हैं, सारी चीजें हम लोग बहुत बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी रिसेंट क्या अपडेट है इसके अंदर, ये देखेंगे बस। तो यूएस का क्या एक्शन रहा? एयर डिफेंस साइट के ऊपर हमला किया। किसके? ईरान के कमांड कंट्रोल स्टेशन पे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास जितना भी कमांड कंट्रोल स्टेशन है, सर्वेलेंस है, उनका जितना भी एयर डिफेंस साइट्स हैं, जो वहां पर क्या किया, यूएस ने हमला किया। और फिर ईरान ने क्या किया? ईरान ने कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में जितने भी यूएस के बेसिस हैं उनके ऊपर हमला किया। ठीक है। और ये भी क्लेम किया कि हमने MQ-9 रीपर, MQ-9 रीपर क्या है? MQ-9 रीपर उनका अमेरिकन का वो है, ड्रोन। तो उस ड्रोन को भी इन्होंने मार गिराया, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल सिर्फ, ये जो न्यूज है आज की, ये सिर्फ और सिर्फ उसी को एनालाइज नहीं करता जो अभी हुआ, ये भी बताता है कि भाई इसके बैकग्राउंड में जो ईरान है, वो भी एक बहुत, इसराइल जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि इसराइल ने फिर से क्या किया? अपने स्ट्राइक को लेबनान के ऊपर और इंटेंसिफाई कर दिया। कैसे? देखो, द आर्टिकल ऑल्सो कनेक्ट द इसराइल ईरान कंफ्लिक्ट। ठीक है। इट सेज ईरान हैड अर्लियर लॉन्च मिसाइल एट इसराइल, which was the first direct attack after ceasefire had been announced. Israel also responded with airstrike in Lebanon. So the conflict is not limited to US led, जो अभी, अच्छा, इस ऑपरेशन का क्या नाम है जो अभी ऑपरेशन चल रहा है यूएस का? इस ऑपरेशन का नाम क्या है आदित्य? सर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन का नाम याद रखना। ठीक है। तो इस एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है, तो सिर्फ मिडिल ईस्ट के जहां पर हम लोगों को लड़ाई दिख रही है वहीं तक सीमित नहीं है। हालांकि ये आर्टिकल भी इसको बहुत नैरोली क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। मैं कहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ गल्फ रीजन तक ही सीमित नहीं है। ये कह रहे हैं कि ईरान, यूएस, इसराइल, लेबनान, गल्फ कंट्रीज और शिपिंग रूट्स, इन्हीं के ऊपर सारी लड़ाई है। जबकि ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई यूक्रेन और रशिया के वॉर को भी कनेक्ट करती है। क्योंकि बैकग्राउंड में लड़ने वाले सेम प्लेयर्स हैं, बस बैटल ग्राउंड्स अलग अलग है। यहाँ पे ईरान के अंदर लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ने वाला कौन है? लड़ने वाला यूएस, रशिया, चाइना।
यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, वहां लड़ने वाला कौन है? चाइना की तरफ से सबको, रशिया की तरफ से सबको पता है कि चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है ना। और अगर हम यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन की तरफ से पूरा का पूरा नाटो फोर्सेस यानी कि यूएस एलाइज पूरे के पूरे लगे हुए हैं यूक्रेन की तरफ से। तो पार्टीज आर सेम, सेम पार्टीज हैं, बस बैटल ग्राउंड्स अलग अलग है। यहाँ पर एक इसराइल और लेबनान वाला फैक्टर और जुड़ जाता है, वो तो वहां पर भी कुछ फैक्टर्स जुड़ते हैं, लोकल फैक्टर्स जो है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये इशू सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट के वॉर तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो यूक्रेन के अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस तक ही नहीं, क्यूबा के अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर भी, ताइवान का जो कन्फ्लिक्ट है उसको भी कनेक्ट करता है, क्योंकि सब जगह क्या है, मेजर पावर्स आर सेम। ठीक है, तो देखो डेंजरस क्यों है, सब लोगों को पता है कि रीजनल वॉर बढ़ेगी तो क्या होगा, वेस्ट एशिया के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ज्यादा टाइटन हुआ, और ज्यादा बंद हुआ, तो और ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे सभी जगह पर इस चीज के। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, एलएनजी की बात करें, तो इन सब के प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, हम लोगों को ज्यादा चीजें डॉलर में खरीदनी पड़ेंगी, डॉलर हमें ज्यादा खरीदना पड़ेगा सबसे पहले। अगर डॉलर खरीदना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, रुपया की सप्लाई करेंगे, डॉलर का डिमांड करेंगे, तो डॉलर के कंपैरिजन में हमारे रुपए की वैल्यू और कम हो जाएगी। अभी भी 96 के आसपास चल रहा है, तो ऑलरेडी बहुत कम वैल्यू है, लेकिन और कम हो जाएगी अगर हम क्या करेंगे, और ज्यादा ये वॉर इंटेंसिफाई हुई तो इंडिया को इकोनॉमिक नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। अब ये देखो, 2 इंडियंस की डेथ भी हो गई, जो अभी हमने कल एक डिस्कस किया था ना पॉइंट, कि यूएस ने क्या किया, हमारे गल्फ ऑफ ओमान के अंदर हमारे एक शिप को मार गिराया। क्यों मार गिराया? ये कहते हुए मार गिराया कि ये ईरान जा रहा था साहब। तो ईरान जा रहा था, तो यूएन क्लॉज का क्या मतलब है, यूएन क्लॉज का ये मतलब है कि भाई पूरी दुनिया में नेविगेशन का अधिकार होना चाहिए, जितने भी स्ट्रेट्स हैं वो ओपन होने चाहिए, है ना। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखो, अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखें ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉ की नजरों से देखें तो यूएन क्लॉज क्या कहता है, यूएन क्लॉज हमको देता है फ्रीडम टू नेविगेट, कि हम समुद्र के अंदर, हाई सी के अंदर, क्योंकि सबकी शेयर्ड प्रॉपर्टी है, किसी एक देश का नहीं है हाई सी, हाई सी सबकी शेयर्ड प्रॉपर्टी है सब देशों की। तो वहां पर हम लोग नेविगेट कर सकते हैं फ्रीली, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई हमको रोके नहीं, है ना। और साथ में क्या कहता है कि जितने भी स्ट्रेट्स हैं वो ओपन रहने चाहिए, उनके ऊपर ब्लॉकेड नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये यूएन क्लॉज के नियम है। अब यूएन क्लॉज के नियम के अनुसार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है वो तो गलत है फिर। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड का ईरान क्या कारण देता है, ईरान कारण देता है कि साहब मेरे नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान का कारण है नेशनल सिक्योरिटी, और ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न सबको दिखाई भी दे रहा है, दिस इज एविडेंट कि अमेरिका इतने हजारों किलोमीटर दूर से अपने युद्ध बेड़ों को लाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे खड़ा रख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है। अभी ये सिविलियंस ही तो हैं जिनके ऊपर अटैक किया, ये कोई वहां पर लड़ाई लड़ने नहीं गए थे, ये तो कॉमर्शियल शिप है, तो सिविलियंस है इसके अंदर। तो सिविलियंस को अटैक करना वैसे भी यूएन चार्टर के अगेंस्ट है, ड्यूरिंग वॉर भी सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी है स्टेट्स की। जब वॉर चल रही है उस समय पर भी कोई स्टेट सिविलियन के ऊपर हमला नहीं कर सकता, ये यूएन चार्टर का नियम कहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब 3 लोग, 2 लोग मर गए, ये तीसरा गायब है, पलनल सुरेश। और गायब का क्या मतलब है, ये भी कहीं डूब गया होगा बेचारा। नाम वाम जरूरी नहीं है याद करने, नाम याद करने जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही मतलब हम लोगों को तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, नाम कोई नहीं पूछेगा कि कौन मर गया, कौन हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है ये, अब वॉर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रीजनल कंफ्लिक्ट नहीं रहा अभी है। इंडिया का कोई व्यक्ति मर गया तो अब ये रीजनल कंफ्लिक्ट से बढ़ के क्या हो गया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, ह्यूमैनिटेरियन इशू की तरफ बढ़ रहा है, जिसके अंदर की इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो रहा है सीधे सीधे इंडिया के अगेंस्ट। तो क्यों अटैक किया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। इंडिया का रिस्पॉन्स अभी तक है सच कुछ बहुत स्ट्रांग नहीं है, हालांकि कह रहे हैं इंडिया रिएक्टेड स्ट्रांगली
because Indian citizens were killed. India summoned the US embassy officials, US embassy के officials को summon किया है, lodged a strong protest, said its emphasis in Oman is monitoring the situation. तो ये emphasis किस पे है? Embassy का emphasis किसके ऊपर है? क्या क्या कर रहे हैं ये? They are watching, they are monitoring the situation. तो coordinated with Omani authorities for search and rescue, criticize continuing attack on shipping in the region. तो शिपिंग के ऊपर बस क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा ना, हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात है सीधे सीधे हमारी सिक्योरिटी की, ठीक, और सिविलियंस की सिक्योरिटी की। तो एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस हो सकता है, इंडियन लाइव्स लॉस्ट हुई हैं, उसके अलावा गल्फ के अंदर हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा रहता है, मैं कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग भी हमको बना के रखनी है। अब डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग के नाम पे हम अपने सिटीजन को कब तक खोते रहेंगे, ये देखना है कि हमें यूएस के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाने हैं और ईरान के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाने हैं, हमको ओमान, गल्फ कंट्रीज के साथ, इसराइल के साथ, सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। अब सभी हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर कोई हमारे सिटीजन को मार रहा है, और ये पहली बार नहीं हुआ इस ओमान की खाड़ी के अंदर, दूसरी बार हुआ है इसी रीजनल वॉर के चलते। इससे पहले भी ईरान का एक शिप इंडिया से एक्सरसाइज करके वापस जा रहा था, उसको भी इंडियन ओशन में डुबा दिया था इन्होंने, यूएस ने। तो यूएस मतलब इंडिया के अगेंस्ट ऐसा क्यों कर रहा है, ये मतलब बहुत ही गलत है, ठीक है। और हम लोगों को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए यूएस के अगेंस्ट, यूएन के अंदर हमें बात उठानी चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट में बात उठानी चाहिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। मेरी टाइम सिक्योरिटी कंसर्न है ही कि कोई सिक्योरिटी नहीं है मेरे टाइम में समुद्र के अंदर, अगर कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो ट्रेड रूट के ऊपर खतरा है, और इससे इंश्योरेंस कॉस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। ये जो डूबा है ना शिप, इससे इंश्योरेंस कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। वॉर के चलते वैसे ही इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत हाई है। शिपिंग्स जो आती हैं, शिप्स आती हैं, बहुत सारा सामान लेके आती हैं, तो वो क्या करते हैं कि इंश्योरेंस कराते हैं सारा सामान का, कि अगर कहीं डूब गया तो पैसा मिलता है, पैसा ना करा, ठीक है। अब क्योंकि डूबने के चांसेस ज्यादा है, तो क्या किया इंश्योरेंस कंपनीज ने, अपना रेट बढ़ा दिया, अपना प्रीमियम बढ़ा दिया। उसका भी असर हमारे ऊपर ही आएगा, क्योंकि उससे भी जो होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से हमारे यहाँ चीजें महंगी होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें एक ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के ऊपर पैनल का रिकमेंडेशन आया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिलिमिटेशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन का मतलब 5 नंबर है, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे। एक पैसेज आया तो 5 क्वेश्चन आएंगे क्लैट के अंदर, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आना लगभग तय है डिलिमिटेशन से, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है हमको, ठीक है। द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ईएसी पीएम जो है उसने क्या किया है, एडवाइस दी है, कहा है कि द सजेस्ट किया है कि 543 सीट्स जो अभी एग्जिस्टिंग हैं, इनको बढ़ा के हमें कितना कर देना चाहिए, 824 सीट्स तक ले जाना चाहिए। और इसके अंदर क्या किया है कि 50% राइज इन सीट फॉर ऑल लार्ज स्टेट्स जो है उसको अलाउ किया है कि 50% से 50% तक सीट बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। स्प्लिटिंग लार्ज एंड हाई टर्नआउट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन 2 और 3 पार्ट्स, जो हाई टर्नआउट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी कि जहां पर लोगों का परसेंटेज वोटिंग ज्यादा है, जहां लोग वोट डालने ज्यादा जा रहे हैं, वहां पर क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बाइफरकेट कर सकते हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना सकते हैं यूजिंग फैक्टर्स बियॉन्ड पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर ये अप्रूव हो जाता है तब तो पूछेगा ही पूछेगा, नहीं भी होता है तब भी ये पूछ सकता है कि ईएसी पीसी की जो ईएसी पीएम की जो रिकमेंडेशन आई थी उसके अनुसार किन आधारों पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वर नॉट, नॉट करके भी आ सकता है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में नॉट पे ध्यान दें, नॉट लिखा है या नहीं लिखा है। वो पूछेगा कि इनमें से कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखे गए ड्यूरिंग द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्या है, टर्नआउट कितना रहा, टर्नआउट कितना रहा उसको देखा जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अर्बनाइजेशन कितना है उसको देखा जाएगा, कास्ट कॉम्पोजिशन यानी कि एससी एसटी पॉपुलेशन कितनी है, एससी एसटी पॉपुलेशन, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी किस तरह की है,
इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटा जाएगा। अब इन्होंने ये एक ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिसमें कि केवल और केवल पॉपुलेशन के ऊपर आधारित नहीं होगा डिलिमिटेशन। ठीक है, वैसे तो हम लोग डिलिमिटेशन समझते हैं कि पॉपुलेशन पे आधारित होगा, लेकिन यहाँ पर एक नया फॉर्मूला आया है। जैसे 16 फाइनेंस कमीशन ने फॉर्मूला दिया था कि हम लोग कैसे फाइनेंसेस को डिवाइड करेंगे, तो उसी तरीके से ये भी फॉर्मूला आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, डिलिमिटेशन क्या होता है आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत तो नहीं है। संस्कृति, संस्कृति आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, सही हो रवि। हाँ, अब ये बताओ कि डिलिमिटेशन बताने की जरूरत तो नहीं है, आपको पता है डिलिमिटेशन क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, नहीं बताने सकते हैं। बताओ जरा क्या होता है डिलिमिटेशन। सर, जो बाउंड्रीज होती हैं उन्हें रीड्रॉ करना, फिर चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं हमारी। वाह, वेरी गुड, मतलब तुमको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कंट्रोवर्शियल क्यों है हमारे देश के अंदर? जब भी हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो क्या कंट्रोवर्सी इसके साथ जुड़ती है? कंट्रोवर्सी जुड़ती है कि साहब जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, यहाँ पर तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई नहीं, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी। लेकिन साउथ के जो स्टेट है वहां वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, लेकिन पॉपुलेशन वहां पर बहुत तेजी से नहीं बढ़ी, क्योंकि उन्होंने एक नेशनल पॉलिसी को अपने स्टेट के अंदर अप्लाई किया। नेशनल पॉलिसी क्या है? फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, है ना? तो उसको जब उन्होंने अप्लाई किया और अपने पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल किया तो उसका डिलिमिटेशन के अंदर उनको नुकसान होने वाला था। नुकसान होने वाला था तो 1971 के सेंसस के बाद इसके ऊपर फ्रीज लगा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये फ्रीज बढ़ता रहा और 2026 तक का ये फ्रीज था। उसमें ये था कि 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके आधार पर डिलिमिटेशन कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमको इस डिलिमिटेशन के फ्रीज को और आगे बढ़ाना चाहिए या हमें डिलिमिटेशन कर लेना चाहिए? क्योंकि भाई नॉर्थ के स्टेट्स का भी अपना कंसर्न है। मान लो कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक एमपी होना चाहिए, क्योंकि एक एमपी रिप्रेजेंट करेगा 10 लाख लोगों को। उन 10 लाख लोगों की डेमोक्रेसी को चरितार्थ करेगा वो एमपी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो जब बाय द पीपल कैसे होगी? जब 10 लाख लोग एक एमपी को चुन के भेजेंगे। ऑफ द पीपल कैसे होगी? जब वो एमपी उन्हीं लोगों में से होगा। फॉर द पीपल कैसे होगी? जब वो वेलफेयर के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ पर बाय द पीपल में ही डिफेक्ट आ रहा है। कैसे? 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए एक एमपी को, मान लो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये हम एक आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं कि 10 लाख लोगों को एक एमपी रिप्रेजेंट करेगा। अब पॉपुलेशन तो बढ़ गई नॉर्दर्न स्टेट्स की, तो अब क्या हो रहा है? 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक एमपी के द्वारा हो रहा है। और साउथ के स्टेट्स में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन कम है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कवर करना है। तो वहां पे क्या हो रहा है? 10 लाख लोगों के ऊपर ही एक एमपी है मान लो, तो वहां का रिप्रेजेंटेशन, वहां का जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं, डेमोक्रेटिक जो उनको मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी का जो फायदा मिलना चाहिए लोगों को, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा नॉर्थ की तरफ से आर्गुमेंट रखा जा सकता है। लेकिन साउथ का आर्गुमेंट ये है कि भाई हमारे यहाँ तो एमपीज कम हो गए। मान लो एक पर्टिकुलर स्टेट को देखें, केरला को देखें या कर्नाटका, तमिलनाडु को देखें, तो उन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर 20-30 ऐसी सीट्स है। यूपी के अंदर 80 सीट है, तो यूपी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये एक इशू है हमारे डिलिमिटेशन के अंदर। तो सदर्न स्टेट्स क्या कहते हैं? हमेशा अपोज करते हैं कि डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। तो अब ये नया फॉर्मूला निकाल के लाए, कह रहे हैं कि भाई साहब आपको परसेंटेज से मतलब है ना, रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज से मतलब है ना। तो रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज क्या था आपका? सदर्न स्टेट्स कंबाइंड शेयर रिमेन्स अराउंड 23%। 23% था, 23% रहेगा। 23.3% था, 23.3% से बढ़ के 23.6% हो जाएगा अगर इस फॉर्मूले से हम डिलिमिटेशन करते हैं तो। और नॉर्दर्न स्टेट्स का जो है वो 45.6% से घट के 45.2% रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। यानी कि जो हमारे एमपीज होंगे नॉर्दर्न स्टेट्स के, वो 45.2% होंगे। नंबर में पढ़े हुए देख सकते हैं, लेकिन
परसेंटेज ऑलमोस्ट वही सेम बरकरार करने की कोशिश की गई है। अब जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने, केरला के अंदर 20 से 30 कर देंगे सीट, और तमिलनाडु के अंदर 39 से 59 कर देंगे। तो सदर्न स्टेट्स में देखो ज्यादा बढ़ रही है, मतलब पॉपुलेशन भले ही इतनी ना बढ़ी हो लेकिन सीट्स ज्यादा बढ़ रही है। नॉर्दर्न स्टेट में पॉपुलेशन भले ही ज्यादा बढ़ी हो लेकिन सीट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही, 80 से 120 कर रहे हैं। तो इससे इसमें क्या है कि बाकी के और फैक्टर्स भी, डिसाइडिंग फैक्टर्स जो हैं जिस पे आधारित ये फॉर्मूला है, तो उसमें और भी फैक्टर्स को क्या किया गया, कंसीडर किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्प्लिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर ध्यान दिया गया है, फैक्टर्स यूज। अब ये देखो, ये है मेन फैक्टर्स कौन कौन से यूज किए गए, ठीक है, डिटेल में। वोटर्स टर्नआउट, कॉन्स्टिट्यूएंसी साइज, अर्बन शेयर, एससी एसटी शेयर, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और विमेन्स टर्नआउट गैप, ठीक है। महिलाएं कितना वोट डालने आ रही है, किस परसेंटेज में महिलाएं वोट डालने आ रही हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है, मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर दो तरह की भाषाएं बोली जा रही है, तो उसको स्प्लिट करके दो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे। एससी एसटी का शेयर कितना है, अर्बन शेयर कितना है, वहां पर अर्बनाइजेशन, अर्बन लैंड कितनी है और रूरल लैंड कितनी है, उसके हिसाब से बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी की साइज अगर बहुत बड़ी है तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं। वोटर्स टर्नआउट अगर ज्यादा है तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न स्टेट्स की सीट्स बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। अब एफडीआई हमारा गिर रहा है, कौन सा एफडीआई गिर रहा है, नेट एफडीआई गिर रहा है साहब। नेट एफडीआई के गिरने का कारण क्या है, इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि एफडीआई तो आ रहा है, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, लेकिन नेट एफडीआई कैसे गिर रहा है। इनफ्लो है लेकिन आउटफ्लो से भी ज्यादा है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं यहां पर, कि जब भी हम एफडीआई के डेटा को देखें तो सिर्फ ये ना देखें कि कितना एफडीआई आया कितना एफडीआई गया, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो एफडीआई कहां से आया, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, क्या उससे हमारे यहाँ जॉब क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है, उस इन्वेस्टमेंट से क्या चीजें, क्या इफेक्ट आ रहा है उस इन्वेस्टमेंट का, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। साथ में वेदर इट ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी और नॉट, क्या वो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, क्या वो इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा है, एनहांस कर रहा है कि नहीं कर रहा। वेदर इट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। एफपीआई जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, एफडीआई जो होते हैं जनरली लॉन्ग टर्म कंसिडर किए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर मोर बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री, ठीक है। वेदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर एग्जिटिंग इंडिया, एग्जिट कितना कर रहे हैं हम लोग, आ तो रहा है इन्वेस्टमेंट लेकिन हम लोग बाहर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर इन्वेस्टेड थे वो डिस इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, कितना पैसा बाहर निकाल रहे हैं अपना। तो ये सब चीज, ये सारे फैक्टर्स भी हम लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। वेदर इंडियन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग अब्रॉड, कि इंडियन कंपनीज अब्रॉड में इन्वेस्ट कर रही हैं या नहीं। तो एफडीआई आप लोगों को पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि एक फॉरेन पर्सन या फॉरेन कंपनी जब कोई क्या करती है इंडिया के अंदर किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती है लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी कि टेक्नोलॉजी, जॉब्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इससे होगा, ठीक है ना। तो एफडीआई से ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। मान लो यूएस से क्या करे, इंडिया के अंदर कोई कंपनी सेटअप करे, तो वो क्या हो गया, एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। उससे ये सारी चीजें होंगी, टेक्नोलॉजी आएगी यूएस की, यूएस जो कंपनी खोलेगी उससे जॉब क्रिएट होगी, उससे वो फैक्ट्री लगा सकती है, जो भी प्रोडक्शन करना है तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ सामान बनेगा, बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। मैनेजमेंट स्किल्स लोग सीखेंगे, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उससे। तो ग्रॉस एफडीआई और नेट एफडीआई, ये दो टर्म है, ठीक है। ग्रॉस एफडीआई क्या है कि भाई कितना पैसा इंडिया के अंदर आया, है ना। जब हम क्या नहीं जोड़ रहे हैं, जब हम उसके अंदर से कुछ घटा नहीं रहे हैं, टोटल कितना पैसा आया ये देख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, ग्रॉस एफडीआई। लेकिन जब ग्रॉस एफडीआई के अंदर से हम एफडीआई आउटफ्लो को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे,
तो क्या निकल आएगा, नेट एफडीआई निकल आएगा। यानी कि जितना लोगों ने इन्वेस्ट किया इंडिया के अंदर उसको क्या कर लिया हमने, अपने बही खाते में प्लस में डाल दिया, अपने अकाउंट्स के अंदर प्लस में डाल दिया। अकाउंट्स पढ़ा है ना थोड़ा सा, मैंने भी नहीं पढ़ा है वैसे तो। एक हो गया इनफ्लो, एक हो गया आउटफ्लो। इनफ्लो के अंदर क्या हो गया, एफडीआई आ गया, है ना, और यहाँ पे एफडीआई आउटफ्लो आ गया। यानी कि बाहर की कंपनीज में इंडिया ने बाहर की कंपनीज ने इंडिया के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, बाहर के लोगों ने इंडिया के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। हमारे लोगों ने बाहर कितना इन्वेस्ट किया है, बाहर के लोगों ने जो पहले से इन्वेस्ट किया होता कितना पैसा विड्रॉ किया है उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट एफडीआई आ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट, रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन यानी कि वही डिसइन्वेस्टमेंट, जो पैसा अपना वापस है, घर वापसी, देश वापसी जो हो रही है पैसे की, जिस देश से आया था वहां वापस चला गया। तो ये सारे कंसर्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेटा है, डेटा क्या है, ये आप लोगों को रटना नहीं है लेकिन हल्का सा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। पीक नेट एफडीआई क्या है, 2020-21 में सबसे ज्यादा एफडीआई आया 44 बिलियन डॉलर्स, और 2024-25 में देखो घट के कितना हो गया, ओनली 1 बिलियन डॉलर। 44 बिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर हो गया 2024-25 में, 4-5 साल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखो इट रिकवर्ड स्लाइटली, अभी थोड़ा सा स्लाइटली 2025-26 की अगर हम बात करें तो 7.6 बिलियन हो गया, ठीक है। तो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो, ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो स्टूड एट अराउंड 94 बिलियन डॉलर। तो ग्रॉस एफडीआई तो 94 बिलियन डॉलर है, नेट एफडीआई कितना है, 7.6 बिलियन डॉलर है, काफी कम हो गया। यानी कि हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर ज्यादा जा रहा है, मीनिंग इंडिया इज रिसीविंग लार्ज एफडीआई इनफ्लो, लार्ज एफडीआई इनफ्लो आ रहा है हमारे यहाँ, बट लार्ज आउटफ्लोज एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर रिड्यूसिंग द फाइनल नेट एफडीआई, नेट फिगर्स, ठीक है। समझ में आई ये बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कहाँ खोए हो आज, कहाँ खोए हो आज, चलो ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा, है ना, हल्का। तो अब हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म एफडीआई इंडिया के अंदर आना चाहिए। फाइनेंशियल, अब क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। फाइनेंस, देखो अगर हम देखें, आ जाओ नीचे, फाइनेंशियल सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, और कौन नहीं कर पा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कि एफडीआई जो आ रहा है सिर्फ 10% किस में आ रहा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, और मेन इन्वेस्टमेंट किस में आ रहा है, हमारा फाइनेंस में आ रहा है। 65 बिलियन डॉलर हमारे सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, बिजनेस सर्विसेज है, इन सब सर्विसेज के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इससे क्या, जॉब बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होगी, इसलिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद तो है। एफडीआई तो आता है तो फायदेमंद है ना, लेकिन ज्यादा फायदा कब होगा, ज्यादा फायदा तब होगा जब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि इससे हमारे यहाँ क्या होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के साथ साथ हम लोगों को जॉब्स भी क्रिएट होंगे हमारे लिए, ठीक है ना, और सप्लाई चेन बढ़िया होगी, ये सारी चीजें होंगी, बिजनेस अच्छा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है, यही इस आर्टिकल का पूरा आर्गुमेंट, ठीक है। अब कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमारी एक कैंडिडेट जो है मीनाक्षी नटराजन, उसके नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया, या वो रिटर्निंग ऑफिसर, नॉमिनेशन को ही कैंसिल कर दिया। ये कहते हुए कैंसिल कर दिया कि इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन कंसील करी है, किसके बारे में, एक क्रिमिनल केस के बारे में इन्फॉर्मेशन को कंसील किया है। हालांकि अगर हम सेक्शन, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसको किसको क्या किया, कुछ हमारे से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 33A, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सेक्शन 33A क्या कहता है कि भाई अगर किसी किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता है, उस कैंडिडेट के ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उसको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, वो छुपा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाई साहब ये छोटे मोटे केसेस जो हैं, अभी ये कंप्लेंट के स्तर पे है, एफआईआर नहीं है, कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, कोई अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है, डिस्क्लोज करने की तो कह रहा है, ये थोड़ी कह रहा है कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बताने पड़ेंगे कि हाँ मेरे ऊपर चल रहे हैं चार्जेस।
जब तक कन्विक्शन नहीं होगा, बार कहाँ पे है, कन्विक्शन पे है, अगर 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तब वो व्यक्ति 8 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जब तक जेल में है तब तक तो लड़ नहीं सकता, जेल से बाहर आने के बाद भी 8 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जैसे लालू प्रसाद यादव अभी तक इलेक्शन नहीं लड़ पाता, जेल में रहा बहुत लंबे समय तक। उसके बाद अब 8 साल मेरे ख्याल से उसके कंप्लीट हो जाएंगे इस बार, तो इस बार हो सकता है वो लड़े, है ना। तो लालू प्रसाद यादव एक एग्जाम्पल है इसका। इसके अलावा कहते हैं कैंडिडेट हु मस्ट डिस्क्लोज मेनली केसेस वेयर ही और शी हैज बीन कन्विक्टेड, जहां कन्विक्शन हो चुका है या पेंडिंग है, जहां पर 2 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है और कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, सिर्फ वहीं पर डिस्क्लोज करने की बात करता है सेक्शन 33A। ऐसा कांग्रेस वाले कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए ये डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है। आप लोगों को याद होगा फ्लाइट 171 पिछले साल जून के महीने में एक फ्लाइट क्रैश हो गई थी और लगभग 260 लोग मर गए थे मई में। नहीं, जून 12 लिखता है, जून 12 के अंदर क्रैश हो गई थी। एक व्यक्ति जिसके पास मैजिकल पावर्स थी वो बच गया था, बस पता नहीं कैसे, है ना। तो वो है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन कंसर्न है, जो टॉपिक है, वो ये है कि अभी तक क्लियरली किसी को नहीं पता कि ये क्रैश क्यों हुआ था, 1 साल से ज्यादा हो गया। वो फ्यूल स्विच ऑफ कैसे हुआ, यही सवाल उठा रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर। ये कह रहे हैं कि फ्यूल स्विच ऑफ होने की, फ्यूल का जो स्विच है वो ऑफ होने की वजह से क्या हुआ, प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन की पावर कट ऑफ हो गई और वो क्रैश हो गया। यही सवाल है इसके अंदर कि वो फ्यूल का स्विच बंद कैसे हुआ, उसको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से बंद अपने आप नहीं हो सकता। इस आर्टिकल के अंदर यही कह रहे हैं कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसके ऊपर, वो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टरबाइन के ऊपर, कि टरबाइन चालू हो गया था इसका मतलब पावर कट ऑफ हो गई थी। अरे पावर कट ऑफ हो गई थी सबको पता है, और टरबाइन चालू होगा। टरबाइन चालू क्यों होगा, क्योंकि वो बना ही उसके लिए है कि अगर कोई इंजन फेल हो जाता है, इंजन बंद हो जाता है, तो वो एयर से एनर्जी बना के टरबाइन को चालू रखता है ताकि थोड़ी दूर तक क्या कर सके, उसको मैन्यूवर कर सके पायलट, जो मैन्यूवर करके वो थोड़ी दूर तक लेके भी गया, है ना। मतलब मुश्किल से 10-15 सेकंड लगे होंगे, वो उड़ा और नीचे गिरा और काम खत्म, ठीक है। तो रन टू कट ऑफ किसने किया और कैसे हुआ, 2 स्विचेस बंद हुए। दोनों स्विचेस कैसे बंद हुए, देखो कह रहे हैं बोथ इंजन फ्यूल स्विचेस मूव टू रन टू कट ऑफ, दिस एलिजिबली हैपेंड वन आफ्टर अनदर विद अ स्मॉल टाइम गैप, थोड़े से समय के गैप के साथ बंद हुए हैं दोनों। कह रहे हैं द स्विचेस कैन नॉट मूव ऑटोमेटिकली ड्यू टू सॉफ्टवेयर एरर और पावर फेलियर, अपने आप नहीं मूव हो सकते, कोई मैनुअली उसको बंद करेगा तभी वो बंद होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर को पायलट को देखो, टॉपिक का जो आर्टिकल का हेडिंग है वो क्या कह रहा है, वो खुद ही कह रहा है द फॉरगटन को पायलट ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट्स 171। तो सब लोग कह रहे हैं कि वैसा पायलट की गलती है, लेकिन को पायलट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। द ऑथर आर्ग्यूज दैट मोस्ट पब्लिक नैरेटिव्स हैव फोकस्ड ऑन ब्लेमिंग पायलट्स जनरली, डिफेंडिंग द कैप्टन, कैप्टन को डिफेंड करते हुए, ब्लेमिंग सॉफ्टवेयर और मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट, डिस्कसिंग द राम एयर टरबाइन जिसके बारे में अभी हमने बात की, उसको बोलते हैं राम एयर टरबाइन, और इंस्टीट्यूशनल फेस सेविंग, इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए इस तरीके की लोग बातें कर रहे हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑथर को पायलट वॉज लेफ्ट इन इम्पॉसिबल सिचुएशन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये आप लोगों को हल्का सा पढ़ लेना इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इसमें से डेटा आप लोगों को याद नहीं करना, चीजें याद नहीं करनी है, लेकिन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर क्या है, द को पायलट वॉज लेफ्ट इन इम्पॉसिबल सिचुएशन, को पायलट के पास कोई ऐसा ऑप्शन बचा नहीं था बहुत। बोथ इंजन लॉस्ट पावर, दोनों ही इंजन बंद हो गए थे। द कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स में हैव गॉन ब्लैंक, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो ब्लैंक हो गए। ही हैड टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट विद लिमिटेड सपोर्ट, ही हैड टू अटेम्प्ट रीस्टार्ट प्रोसीजर, उसको रीस्टार्ट प्रोसीजर करना था। ही हैड वेरी लो एक्सपीरियंस ऑन द एयरक्राफ्ट टाइप, येट ही स्टीयर्ड द क्रिपल्ड एयरक्राफ्ट अवे फ्रॉम क्राउडेड एरियाज। हालांकि ये ऐसा इस आर्टिकल में कह रहे हैं, लेकिन वो
उड़ा और सीधे सीधे सबके सामने वीडियोज है कि वो उड़ा और सीधे वहीं पर गिर गया, बहुत दूर तो जा ही नहीं पाया, है ना। तो इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि उसने बहुत ज्यादा जिंदगियां बचाई, लेकिन वो तो बिल्डिंग के ऊपर गिरा, रेजिडेंट जिसके अंदर बच्चे खाना खा रहे थे, मेस थी वो किसी मेडिकल कॉलेज की। तो वहां पर 260 लोग मर गए, है ना, बहुत सारा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। तो EAFA या फिर EAFR ये क्या होता है? एनहेंस एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर। एनहेंस एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर ये क्या होता है कि ये डिजिटल डेटा को रिकॉर्ड करता है, माइक्रोफोन के अंदर क्या बात हो रही है पायलट की, को पायलट की, और फ्लाइट कंट्रोल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। The article says the forward EAFR was found near the cockpit area and should contain critical information about cockpit voice recording and flight data, जो कि अभी तक पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया कि उसके अंदर क्या बात हुई। CVR एंड FDR एंगल। CVR क्या होता है? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। FDR क्या होता है? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इनके बारे में भी बहुत ज्यादा चीजें हमारे पास नहीं है कि स्पीड कितनी थी, एल्टीट्यूड, ये सारी चीजें। हाँ, लगी एल्टीट्यूड और स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, वो तो सबके सामने हुआ है। लेकिन व्हाट इज RAT? रैम एयर टर्बाइन, यार लोगों को पता होना चाहिए। रैम एयर टर्बाइन इज स्मॉल इमरजेंसी टर्बाइन दैट डिप्लॉयज व्हेन एयरक्राफ्ट डूज नॉर्मल इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक पावर। जब खत्म हो जाती है तो वो शुरू हो जाता है। रैम कैसे काम करता है? अच्छा, एक ये रेड हेरिंग। रेड हेरिंग एक जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, किसके लिए? ये इसी के लिए, राम टरबाइन के लिए, राम एयर टरबाइन। रेड, राम एयर टरबाइन के लिए रेड हेरिंग वर्ड यूज किया है। रेड हेरिंग का क्या मतलब होता है ये समझ लेंगे। रेड हेरिंग मीन्स समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द रियल इशू, जो लोगों का ध्यान रियल इशू के ऊपर से हटा दे। तो ये रैम हेरिंग जो है ये कई तरीके से यूज हो सकता है वर्ड, है ना। जैसे पॉलिटिक्स के अंदर भी ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं? रैम हेरिंग करती हैं। एक ऐसा टॉपिक लोगों के बीच में छोड़ देते हैं जिससे क्या होता है, मेन टॉपिक जो है, जो इकोनॉमी है, उसके ऊपर से ध्यान हटके लोगों का किस पे चला जाता है? हिंदू मुस्लिम झगड़े पे, या किसी भी तरीके का कोई कुछ क्रिएट करके वो चीजें चलती रहती है। कोई बयान दे देगा ऐसा, कह देगा कि साइंस के ऊपर एस्ट्रोलॉजी है। अब उसके बयान पे चर्चा हो रही है पूरे पूरे दिन न्यूज चैनल के अंदर। जो रियल इशू है वो ये नहीं बताएगा कि FDI, नेट FDI का डेटा आया है, ये नहीं बताएगा वो न्यूज चैनल। वो पूरा दिन किस पे डिस्कशन करेगा? साहब सूर्यकांत साहब ने कॉकरोच कह दिया उसको, और कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती हैं, उसको बोलते हैं रैम हेरिंग। अभी मैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में अगर हम कुछ कहेंगे तो बहुत जल्दी होगी, लेकिन मेरा एनालिसिस अभी तक का ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी की बी पार्टी है ना। बीजेपी की बी पार्टी है, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली मैं कह रहा हूं, ऐसा मेरा एनालिसिस है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जहां तक अभी तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा है ना कि इंडिया के ऊपर इंटरनेशनली बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे कि हमारे यहाँ डिसेंट का अधिकार नहीं मिलता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को खत्म किया जा रहा है, 157वीं रैंक है, कोई बोलता नहीं है सरकार के खिलाफ, किसी को बोलने नहीं दिया जाता। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए भी जरूरी था ये इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली आंसर करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया, फिर उन्होंने करा, हमने स्वागत किया, हमने तो पुलिस प्रोटेक्शन दी, आओ करो। जबकि सेम वीक के अंदर, उसी हफ्ते के अंदर, 2-3 दिन के अंतराल पे कांग्रेस ने आंदोलन किया था, और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको पुलिस ने लाठीचार्ज करके, वाटर कैनन का यूज करके भगा दिया, उनकी कुछ नहीं सुनी। तो ये सारी चीजें सिलेक्टिव है ना। किसके? हाँ, CJP के लोग कांग्रेस में, वहां पे किसके लोग थे? CJP मतलब वहां पे देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा सबके लिए नहीं कह सकते, लेकिन जो स्टेज के ऊपर लोग खड़े होते हैं वो बायस्ड होते हैं। जनता हमेशा जो नीचे खड़ी है ना, जनता स्टेज के नीचे जितनी भी जनता खड़ी है वो बहुत भोली है बेचारी, वो पॉजिटिव चेंज के लिए आती है, लेकिन उनको हर बार ठग लिया जाता है। ठीक है, चाहे अन्ना आंदोलन हो, JP आंदोलन हो, ये काकरोच जनता पार्टी हो, तो जो ठीक से एनालिसिस कर रहे हैं वो बताएंगे लोग कि किस तरीके से देश की जनता को हर बार ठगा गया है, हर बार और ज्यादा खराब सरकारें आई हैं आंदोलनों से।
हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटर सरकार आएगी, हमारे बेटरमेंट के लिए काम होगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। ठीक है, खैर उसके हिस्ट्री के ऊपर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो अपने आप को एज पार्टी रजिस्टर करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी सीजेपी बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर हमारे लिए जो कई सारे एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है पॉलिटिकल पार्टी का, रीजनल पार्टी किसको कहते हैं, नेशनल पार्टी किसको कहते हैं, स्टेट में पार्टी किसको कहेंगे। ये हालांकि मैंने आपके साथ एक दिन डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा, वो एक दिन डिस्कस हुआ और चला गया, तो वो बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। इसका क्राइटेरिया आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सी पार्टी कब बनती है। ठीक है, तो एक ये आखिरी आर्टिकल है, इसमें बता रहे हैं कि चाइना का रोल क्या है इंटरनेशनल ऑर्डर को लेके। हालांकि ये लिखा ही चाइनीज व्यक्ति ने ये आर्टिकल, तो ऑब्वियसली चाइना की तारीफ की होगी, लेकिन तब भी कुछ तो सच्चाई है ही इसके अंदर। क्या कह रहे हैं, द आर्टिकल प्रेजेंट्स चाइना एज एन एमर्जिंग सेंट्रल हब ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी, जो कि हो भी रहा है। अगर हम देखें पिछले कुछ समय में इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब जा चुके हैं चाइना किससे, शी जिनपिंग से मिलने के लिए। तो डिप्लोमेसी के अंदर तो चाइना बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। डिप्लोमेटिकली सब देशों को क्या कर रहा है, सब देशों के साथ अपनी अच्छे रिश्ते बना के चल रहा है, अपने इकोनॉमिक टाइज बना के चल रहा है। तो इकोनॉमिक टाइज इस आर्टिकल के अंदर ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो फर्दर क्या करेंगी, वो फर्दर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम करेंगी। क्योंकि अगर इकोनॉमिक टाइज होंगे, मेरा आपके साथ बिजनेस होगा और हमारी लड़ाई हो जाएगी तो दोनों का नुकसान। बिजनेस टाइज है, हम लोग एक दूसरे से सामान खरीदते बेचते हैं और मेरी लड़ाई हो गई आपसे, तो दोनों का नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जो कंट्रीज हैं वो कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो यही इस आर्टिकल के अंदर कह रहे हैं, चाइना क्लेम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ पीस, पीस नॉन एग्रेशन। ये अपना एक स्टैंड दिखाना चाहते हैं दुनिया भर के अंदर कि हम क्या चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम एग्रेशन नहीं चाहते हैं, हम डायलॉग से चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। मल्टीलेटरलिज्म में सब पावर्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, सारी जितनी पावर्स हैं। नॉन कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते किसी के साथ। ग्लोबल पार्टनरशिप चाहते हैं, यूएन सेंटर्ड इंटरनेशनल सिस्टम चाहते हैं, क्योंकि यूएन का तो परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर है चाइना के पास यूएन के अंदर, तो वो यूएन को क्यों छोड़ेगा, है ना। उसके अलावा जो चाइना रशिया का जो कॉम्बिनेशन है, और दोनों ही कहाँ है, यूएन के अंदर परमानेंट सीट है, P5 के अंदर आते हैं, यानी कि दो वीटो पावर एक साइड आ गई है, दो वीटो एक साइड आ गई है। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है। यूएन के अंदर किसी भी चीज को रोकना है, लाना है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि चाइना और यूएस के रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, कंपटीशन विद इन प्रॉपर लिमिट्स करेंगे, प्रॉपर लिमिट्स के साथ करेंगे। मैनेजेबल डिफरेंसेस हैं, लास्टिंग स्टेबिलिटी विद पीस, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चाइना यूएस रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिकॉज इट अफेक्ट ट्रेड। चाइना और यूएस के रिलेशनशिप से दुनिया के ट्रेड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, दुनिया की टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से डेवलप होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों लड़ेंगे तो सिक्योरिटी सभी की क्या होगी, डेंजर डेंजर में आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी सिक्योरिटी हमारी। ताइवान का इशू है ना, ताइवान का इशू है जो मोस्ट फ्लैश पॉइंट इंडिया चाइना यूएस रिलेशनशिप के बीच में है, वह ताइवान। क्योंकि यूएस कहता है कि हम ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे, और ताइवान क्या है, ताइवान एक अलग एंटिटी की तरह क्रिएट बिहेव करता है, एक अलग एंटिटी की तरह, अलग सरकार है उसकी, वो इंटरनेशनल रिलेशंस बनाता है दुनिया के देशों के साथ। लेकिन चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि वन चाइना पॉलिसी के ऊपर चलेंगे, यानी कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है। ठीक है, और ये कहते कहते उन्होंने हांगकांग तिब्बत तो ले ही लिया, ताइवान की बात है। ठीक है, अब हालांकि चाइना जो है अपना स्टैंड क्या दिखाता है कि हम एग्रेशन नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, ठीक है, डिप्लोमेसी से काम करेंगे। तो इंडिया के साथ भी जो रिलेशनशिप है ताइवान के, वो भी क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे सेमीकंडक्टर्स वहां से आते हैं बहुत सारे। इसके अलावा इंडिया पैसिफिक सिक्योरिटी है,
इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर जो बढ़ता हुआ चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको अगर कंटेन करना है तो ये ताइवान वाला इशू रोकना पड़ेगा, ताइवान के ऊपर कब्जा होने से रोकना पड़ेगा, इंडिया को भी उसमें साथ देना पड़ेगा। यूएस चाइना राइवलरी इसी पॉइंट पे है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को पता है, पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है, हो सकता है, लेकिन चाइना नहीं चाहेगा कि कन्फ्रंटेशन हो, ठीक है, ना ही यूएस चाहेगा कि ताइवान के अंदर जाके उसको लड़ना पड़े, क्योंकि अभी ईरान वॉर के अंदर ही वो फंसा हुआ है, ईरान वॉर के अंदर भी वो इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि वो एग्जिट ढूंढ रहा है लेकिन उसको एग्जिट नहीं मिल रहा। इसी तरीके से अगर वो टू फ्रंट पे एंगेज हो जाएगा, एक तरफ ईरान और एक तरफ ताइवान, तब उसके लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी, एक्सपेंस ऑफ वॉर और ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्सपेंस सिर्फ पैसे भी नहीं, पॉलिटिकल एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकली भी वो क्या हो जाएगा, महंगा पड़ेगा उसको, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर, हालांकि क्योंकि चाइनीज व्यक्ति ने लिखा है तो चाइना के रोल को इंटरनेशनल ऑर्डर में ग्लोबल साउथ की वॉइस है, रिस्पॉन्सिबल ग्रेटर पावर है, मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करता है, वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर करता है, ग्लोबल ग्रोथ को के लिए काम करता है, डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो ये सारी चीजें कह रहे हैं। लेकिन इंडिया को हमेशा स्केप्टिकल रहना पड़ेगा चाइना को लेके, क्योंकि हमारे बॉर्डर इश्यूज है लद्दाख के अंदर, इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सिक्किम के अंदर, तो जब 4 जगह हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं तो हम चाइना, ये इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि चाइना जो है इंडिया को काउंटर नहीं कर रहा, चाइना इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, चाइना और इंडिया की रिलेशनशिप और बेहतर होनी चाहिए, लेकिन वो बेहतर करने के लिए सबसे पहले बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए, क्योंकि जब तक बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, और जब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा लंबी पार्टनरशिप चलेगी, बहुत गहरी पार्टनरशिप चलेगी, ऐसा कहना मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे हैं बॉर्डर इश्यूज, ठीक है। चाइना's मैसेज टू इंडिया, चाइना एंड इंडिया आर बोथ लार्ज इकोनॉमीज, कह रहे हैं कि हमारे जो ये लोग कह रहे हैं कि चाइना जो है वो अगर ग्रो करता है तो इंटरनेशनल स्पेस में जो इंडिया की इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि चाइना उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा बहुत ज्यादा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, चाइना क्या है, चाइना और इंडिया दोनों ही बड़ी इकोनॉमी है, बोथ हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बोथ फोकस ऑन नेशनल डेवलपमेंट, रिवाइटलाइजेशन, बोथ शुड डीपेन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, हमें डीपेन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों को क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ना सिर्फ इंडिया के साथ क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इवन जो यूएन क्लॉज का वायलेशन चाइना की 9-9 पॉलिसी करती है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, साथ में जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर जो चाइना ने सीपैक बनाया है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो चाइना ने पाकिस्तान को इंटेल प्रोवाइड करा उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इंडिया को बहुत ही चीजें देख कर चलनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कल भी आपको एक बात कही थी, हम दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं, और ये हमारे पड़ोसी है, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो।